कुछ भी पूछ सकते हैं। अब आवाज पूछ सकते हैं, पूछिए। पढ़ के नहीं आए। पहले बताओ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने कल की लाइन से ही आई, स्थापना कैसे हुई, कौन करता है, शपथ कौन कराता है, बट एग्जाम से जो आपके पेपर सबसे ज्यादा पहला इंपॉर्टेंट है पहला पेज वर्ड। क्योंकि आप जिस राज्य में रहते हैं वहां के हाई कोर्ट की कार्य प्रणाली आपको पता होना चाहिए एक नागरिक के। कभी यदि रेयर केस में यदि उसने कार्य प्रणाली से क्वेश्चन पूछे तो आपको क्वेश्चन बन जाए इसलिए मैं पढ़ता हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपकी कार्य प्रणाली। देखिए हम कार्य प्रणाली में पढ़ेंगे कि उच्च न्यायालय काम कैसे करता है, उच्च न्यायालय के पास अधिकार कौन कौन से होते हैं, उच्च न्यायालय कैसे मामले सुनता है और उसकी प्रारंभिक न्याय अधिकारिता क्या है, रिट जारी करने की शक्तियां कौन से आर्टिकल में और कौन कौन से रिट जारी कर सकता है, उसकी तुलना हम सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने के आदेश से पढ़ लेंगे। तो आप दिमाग में रखिएगा रिट किससे निकालते हैं, सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे करके समझाऊं। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ आर्टिकल हैं जो आप याद कर लें तो ठीक है, नहीं भी याद करेंगे तो भी ठीक है, पर मैं नहीं चाहूंगा कि आप याद करें। तीन चीजें आपको ध्यान रखनी। पहला कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में काम ज्यादा बढ़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं, या फिर कोई रिटायर जज को भी कुछ टाइम के लिए बुला के नियुक्ति दी जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने उस समय भी एग्जाम्पल यही दिया था कि मान के चलिए अचानक से बहुत सारे एग्जाम यूपी सरकार दे दे कि अच्छा ये भी एग्जाम हो गया, ये भी नोटिफिकेशन जारी कर दी और 6 महीने का टाइम दिया, तो जैसी डिमांड होगी तो फिर कोचिंग वैसे सप्लाई करता है। फिर आप कहेंगे कि सर ये वाला बैच पढ़ा दीजिए, ये वाला पढ़ा दीजिए, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सेपरेशन करके एक क्लास वहां बनानी पड़ेगी, एक यहाँ बनानी पड़ेगी, फिर हमें कुछ टीचर हायर करनी पड़ेगी। ठीक, उनका काम क्या होगा, जब तक एग्जाम प्रोसेस में है तब तक वो पढ़ाएंगे, इसके बाद उनकी छुट्टी, क्योंकि बैच बंद हो जाएंगे, उनको फिर रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसी तरह क्या होता है कि होता है कई बार, मान के चलिए जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हो, कार्यकारी का मतलब है कि उसे कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया, लेकिन समझिए कि मुख्य न्यायाधीश कैसे नियुक्त हो सकते हैं। मान के चलिए अचानक से सीजीआई साहब जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और किसी कारण उनका एक्सीडेंट हो गया और वो परमात्मा के पास चले गए, तो उस समय तो फिर मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी खाली हो जाएगी। तो इस समय क्या करते हैं भारत के राष्ट्रपति, याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये करते हैं कि वहां एक वरिष्ठ जज को ही क्या बना देते हैं, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी बनाते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि वो बिना सिफारिशों के आधार पर नियुक्त हो। यदि उन्हें प्रॉपर नियुक्त करना है तो कुछ दिन कार्यकारी वाले काम करते रहेंगे, फिर कॉलेजियम की सिफारिश आएगी कि इस व्यक्ति को आप इस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दें, फिर राष्ट्रपति इनको हटा के वरिष्ठ न्यायाधीश की पद दे देंगे कि आप वही काम करिए और बाकी मुख्य न्यायाधीश आ जाए। पेपर में क्या आता है, पेपर में पूछते हैं कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है, तो वो है राष्ट्रपति। चाहे वो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करे या फिर राज्यों के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करे, उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करे। ठीक, इसके बाद मान के चलिए कुछ होते हैं अतिरिक्त जज, वही बताया कि मान के चलिए काम ज्यादा बढ़ जाए, जब काम ज्यादा बढ़ जाएगा तो अतिरिक्त जज को बुलाना पड़ता है। अतिरिक्त जज कहां से बुलाए जा सकते हैं, या फिर जैसे उन व्यक्तियों को बुलाया जा सकता है जो इस योग्यता धारण करने की क्षमता रखते हैं, मतलब जिन्होंने 10 साल तक कोई जुडिशियल सेवा की हो या हाई कोर्ट में 10 साल तक लॉयर रहे,
तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं उन्हें कि आज ऐसे व्यक्ति हैं जो योग्य हैं पर योग काम नियुक्त नहीं किया है, तो सरकार के पास ऐसी लिस्ट होती। तो जैसे ही काम बढ़ा, बहुत सारे केस पेंडिंग में पड़े, तो भारत के राष्ट्रपति, कौन, भारत के राष्ट्रपति ये काम करेंगे कि जो उच्च न्यायालय के जज बनने की योग्यता रखता है व्यक्ति, उसे पकड़कर अतिरिक्त जज बना देंगे। और अतिरिक्त जज वो कुछ दिनों के लिए होंगे, उनकी परमानेंट नियुक्ति नहीं की जाएगी। मान के चलिए एक तरह से संविदा के रूप में उनको रखा जाएगा, उन्हें एक तरह का जज ही माना जाएगा, उनके पास भी सारी पावर जज के समान ही होंगी और सारे वेतन भत्ते उन्हें जज के लेवल के ही मिलेंगे। लेकिन एक अंतर यह होता है, जब मैं सुप्रीम कोर्ट मैंने पढ़ाया है, तो सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के पास यह अधिकार नहीं होता कि वो अतिरिक्त जज को नियुक्त करे। वहां पर अधिकार होता है भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके पास यह अधिकार होता है कि वो अपने सर्वोच्च न्यायालय में अतिरिक्त जज नियुक्त कर सके। तो दो अंतर क्लियर रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के पास पावर है अतिरिक्त जज नियुक्त करने की, और राज्यों के पास नहीं होती, क्योंकि राज्यों में जो हाई कोर्ट होते हैं उसमें राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफर है। इसके बाद बहुत सारे क्या होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। रिटायर्ड जज, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। मान के चलिए कुछ जज क्या होते हैं, जिनकी एज 62 साल हो गई, तो वो क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, आराम से घर में पड़े रहते हैं। उनको काम करने से सरकार रोके रहती कि आप कोई काम नहीं करेंगे, किसी तरह की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप रिटायर हो गए, ठीक। लेकिन मान के चलिए अचानक से काम बढ़ जाए, तो अब जज इन्हें मान के चलिए अतिरिक्त जज मिले ही नहीं उस योग्य, तो सबसे पहले क्या होगा, कोई बात नहीं, सबसे पहले क्या होगा कि जो यहाँ के जज रह चुके हैं या आसपास के जो जज रह चुके हैं, तो उनमें ऑलरेडी वो योग्यता थी ना पहले से कि वो जज थे, तभी तो योग्यता थी, तो उनसे वो परामर्श करते हैं कि साहब आ जाइए कुछ दिन के लिए, कुछ दिन काम कीजिए, जैसे वो काम खत्म हो जाएगा तो फिर आप अपने घर जाइए, जब तक आप रहेंगे तो हम आपको खर्चा देंगे, बाकी आपको पावर देंगे, आप निपटाइए मामले। तो रिटायर जज की नियुक्ति के अधिकार अब यहाँ राष्ट्रपति के पास नहीं रहता, अब रहता है जो उच्च न्यायालय का क्या रहता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके पास ये अधिकार चला गया। ठीक है, तो अब ये किसके पास चला जाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास यह अधिकार होता है कि वो रिटायर्ड जज को भी अपने पास बुला सकता है कि आइए काम कर लीजिए कुछ दिन, फिर इसके बाद हम आपकी छुट्टी करवा दें। ठीक है, दो चीजें याद रखिएगा, जब भी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात आए तो वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, वो राष्ट्रपति ही तय करेगा। अतिरिक्त में राज्यों में हाई राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है, और वहीं सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के पास होता है। रिटायर्ड जज की नियुक्ति भी सीजीआई ही सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति की एक बार परामर्श ले लेते हैं। तो ऐसे भी जब भी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर रहे होंगे तो एक बार राष्ट्रपति की वो भी परामर्श ले लेते हैं। थोड़ा सा अंतर है और कुछ नहीं, पेपर में कंफ्यूजिंग होने के लिए छोटे छोटे शब्द ही खेल कर जाते हैं, कभी अतिरिक्त लिख के आया होगा, कभी सेवानिवृत्त लिख के आएगा, तो आप वहां कंफ्यूज थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो लिखिए इसको, लिखिए, अचानक किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मृत्यु या कार्य करने में अक्षमता होने के कारण
होने के कारण भारत का राष्ट्रपति वहां पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। वहां पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। अगली लाइन से लिखो, उच्च न्यायालय का कार्यभार बढ़ने के कारण, उच्च न्यायालय का कार्यभार बढ़ने के कारण, बढ़ने के कारण अतिरिक्त जज की नियुक्ति, अतिरिक्त जज की नियुक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता वाले व्यक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति कुछ समय के लिए कर सकते हैं, कुछ समय के लिए कर सकते हैं। अगली लाइन से, लेकिन सेवानिवृत्त जज, रिटायर्ड जज, सेवानिवृत्त जज को पुनः, सेवानिवृत्त या रिटायर्ड लिख लीजिए, जज को पुनः नियुक्त करने का अधिकार, को पुनः नियुक्त करने का अधिकार उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास होता है। के पास होता है। रिट से पहले इसे लिख लिया क्या? ना लिखना, नहीं लिखा ना, अच्छी बात। हेडिंग डालिए, प्रारंभिक अधिकारिता का क्षेत्र, प्रारंभिक अधिकारिता का क्षेत्र। पेपर इससे आता है, प्रारंभिक अधिकारिता से पूछा कर। हेडिंग डल गई। अब इधर 2 मिनट समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रारंभिक अधिकारिता शब्द को समझिए पहले। प्रारंभिक अधिकारिता का सिंपल सा तात्पर्य यह है कि जो नीचे क्षेत्र बताए जाएंगे, जो क्षेत्र नीचे मैं आपको बताऊंगा 3-4, वो किसी छोटे छोटे न्यायालय में नहीं लाए जाएंगे। वो सबसे पहले
आने का अधिकार रखते हैं उच्च न्यायालय के पास। प्रारंभिक का मतलब है फर्स्ट, यही तो हुआ ना, प्रारंभ का मतलब होता है फर्स्ट होना, या फिर जो सबसे अग्रपंक्ति में हो उसे प्रारंभ कहते हैं, शुरुआत कहते हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे छोटे छोटे केस होते हैं, जैसे मान के चलिए किसी चुनाव में किसी व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया, ठीक है, या उसकी योग्यताओं से संबंधित कोई ऐसा इशू सामने आया जो कोई व्यक्ति केस फाइल करना चाहता, तो वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं ले जाते, उन्हें सबसे पहले चैलेंज किया जाता सीधा सीधा हाई कोर्ट में। प्रारंभिक अधिकारिता का सिंपल सा तात्पर्य ये समझिए, देखिए हमारे पास एक बना है सुप्रीम कोर्ट, ठीक, इसके नीचे राज्यों में क्या बना है, हाई कोर्ट, और इसके नीचे क्या बने हैं, ये है डिस्ट्रिक्ट। हमारे यहां एक छोटा सा सिस्टम ये है, जब भी किसी एरिया में, क्योंकि आप जिस जिले में रहते हैं वहां एक कोर्ट होती ही होती है, आप जैसे बांदा में रहते हैं तो बांदा में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो कोई भी केस करना होता है तो सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, ठीक। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यदि आपके फैसला आपके पक्ष में है तो ठीक है, आपने कहा ठीक है स्वीकार है, लेकिन वो किसी दूसरे के विपक्ष में तो होगा वो फैसला, तो वो फिर चैलेंज कहां करता है उस फैसले को, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में केस लड़ते हैं, यदि उसके पक्ष में है तो ठीक है, यदि विपक्ष में है तो फिर विपक्ष वाला व्यक्ति यदि संतुष्ट नहीं है तो फिर वो चैलेंज कहां करता है। कहने का तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट सीधे आप नहीं जा सकते, आपको अपील के माध्यम से जाना होता है, और हाई कोर्ट भी आप सीधे नहीं जा सकते, पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आना पड़ता है। लेकिन कुछ क्षेत्र दे रखे हैं कि आप सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मत जाइए, सीधा हाई कोर्ट आ जाइए, उन्हीं को कहा जाता है प्रारंभिक अधिकारिता के क्षेत्र। इसी तरह मैंने जब आपको सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने अनन्य अधिकारिता का क्षेत्र एक शब्द बताया था, कहने का तात्पर्य था कि आप वहां बिना अपील के सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते। वो आर्टिकल था 131 अनुच्छेद 131, उसमें कुछ अधिकारिता के जैसे क्षेत्र थे कि यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना जाइए, डायरेक्ट हाई कोर्ट ना जाइए, डायरेक्ट आप कहां चले आइए, वहां यदि दो राज्य आपस में लड़ गए हैं तो हाई कोर्ट ना जाइए, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए, बस इतना ही। दो राज्य लड़ जाए या भारत सरकार और राज्य लड़ जाए, और या फिर मूल अधिकार से संबंधित कोई मामला, तीन ही केस उसमें थे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रारंभिक का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मामले नहीं सुने जाएंगे, सीधा सीधा हाई कोर्ट में। कौन कौन से मामले सुने जाएंगे, देखिए यहां पर लाए जा सकते हैं मामले मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं। लेकिन एक चीज याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई व्यक्ति गया अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट उसे मना करने का अधिकार नहीं रखता कि हम आप पर कार्रवाई की केस, आपके केस पर कार्रवाई या केस पर सुनवाई नहीं करें। लेकिन यदि आप यहां पर जाते हैं तो इसके पास ये अधिकार होता है कि वो मना भी करते, अंतर सिर्फ ये होता है। अनन्य का मतलब होता है कि उसे वो करना ही होगा, और प्रारंभिक का मतलब ये होता है कि हाँ पहली बार में आएगा, ये हाई कोर्ट तय करेगा कि केस सुनूं या ना सुनूं। अनन्य का मतलब है मना नहीं करना, लेकिन ये कह सकता कि हाँ मैं रिट भी जारी कर सकता हूं, नहीं भी जारी कर सकता। रिट सिर्फ मौलिक अधिकार पर जारी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ है सुप्रीम कोर्ट के पास है, सिर्फ मौलिक अधिकारों पर रिट। लेकिन इस व्यक्ति के पास, इस हाई कोर्ट के पास रिट मौलिक अधिकार के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी जारी करने का होता है। जब मैं रिट पढ़ाऊंगा तो वहां समझ में आएगा। तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो सीधे आप कहां जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना जाए, सीधा हाई कोर्ट चले। यदि कोई तलाक का इशू हो या कोई विवाह संबंधी कोई बात हो या फिर कोई संतान या
उससे रिलेटेड कोई बात, माता पिता तय करना। कहने का तात्पर्य ये कि जो मैरिज लाइफ होती है उससे रिलेटेड कोई मुद्दा होता है, तो यदि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाना चाहते तो आप कहां सीधा सीधा जा सकते हैं, हाई कोर्ट। ठीक। तीसरा, जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में जो हम एमपी चुनते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, और एमएलए और एमएलसी जो हम राज्यों में चुनते हैं, इनसे संबंधित कोई भी चुनावी विवाद, कौन सा विवाद, चुनाव। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब इंदिरा गांधी जी पुनः 71 में चुनकर आई तो उनके अपोजिट जो व्यक्ति खड़े थे, ठीक है, तो उन्होंने ये आरोप इंदिरा गांधी पर लगाया कि इन्होंने वहां पर बूथ कैप्चर करके, लूट करके चुनाव जीती, ये आरोप लगाया, और वो सीधा सीधा कहां चले गए, हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्होंने उस पर मुकदमा दायर कर दिया कि ऐसी ऐसी कंडीशन रही है, और उन्होंने कुछ सबूत जुटाए। मतलब कोई भी यदि चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होगा तो सबसे पहले वो कहां सुनने का अधिकारी है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से यदि वो फैसला उसके पक्ष में है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में, सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता इन सब केस में। तो ये पेपर में ज्यादा पूछा जाता है, आप इसे ज्यादा याद रखें, ये वाले पॉइंट को ज्यादा याद रखेंगे कि चुनाव संबंधित कोई भी विवाद होता है तो प्रारंभिक अधिकारता का क्षेत्र होता है वहां के राज्य का हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट। ठीक है, ये तीन समझ में आ गए, तीन ही मुख्य हैं। ठीक है, तो इसको लिखिए। अब यदि तलाक के बहुत सारे इशू आते हैं, यदि आप सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहले सेटलमेंट करवाने का प्रयास करता है कि पहले आप फैमिली कोर्ट में जाइए, 6 महीने का आपका टाइम देते हैं, यदि आप ठीक से कर लेते हैं, मतलब सेटलमेंट बाहर ही कर ले तो ठीक है, यदि नहीं कर पाते फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आइए। यदि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाना चाहते तो डायरेक्ट आप हाई कोर्ट जाइए। और भाई आजकल एलोमनी के नाम पर बहुत लूट चल रही, भाई पढ़ लो यार। आज मैंने पढ़ा एक जगह, मैंने कहा याद दे, मैंने एक बार बताया था ना बिल गेट्स की पत्नी को कितना मिला था, $70 बिलियन। बिलियन बिलियन, बहुत छोटा सा नंबर दिख रहा होगा, इसको डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर लो। अभी मैंने सुना कि एक लेडी ने 6 लाख पर मंथ, 6 लाख पहले बात तो कमाता ही नहीं होगा। आज मैंने पढ़ा न्यायालय के पास, बेटा शांत हो जाओ, उच्च न्यायालय के पास, उच्च न्यायालय के पास कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सीधे सुनवाई की जा सकती, जहां सीधे सुनवाई की जा सकती, जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, कौमा, तलाक, संतान व विवाह संबंधी मुद्दे, तलाक कौमा विवाह व विवाह संबंधी मुद्दे, तलाक, संतान व विवाह संबंधी मुद्दे, तथा संसद व विधानमंडल के चुनावों में, संसद व विधानमंडल के चुनावों में कोई चुनावी विवाद, चुनावों में कोई चुनावी विवाद आदि यहां पर सुने जा सकते, आदि यहां पर सुने जा सकते। अगली हेडिंग डाल लो, रिट जारी करना। रिट जारी,
इसका अनुच्छेद बेटा रट लेना 226। 226। मैंने बोला था सर्वोच्च न्यायालय पढ़ के आइएगा, क्या पढ़ के आए हैं? इसमें हाँ क्यों नहीं निकलता? वहां मैंने रिट सारी लिखवा रखी। अब यही होगा कि मैं क्या जहां दोबारा पढ़ाऊं। देखिए यहां समझ लीजिए, मुझे जैसा लगेगा उचित लगेगा मैं वैसा फिर करूं, समझाना मेरा काम। देखिए रिट का मतलब होता है कि एक तरह से कुछ, बेटा शांत रहो, एक तरह से कुछ ऐसे आदेश होते हैं जिन्हें जारी करने उस उच्च न्यायालय का काम होता है, लेकिन कुछ मुद्दे हो सकते हैं। जैसे जब मैंने सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाया तो वहां पर आर्टिकल मैंने एक यूज किया था रिट जारी करने में, वो कौन सा आर्टिकल था? जब मैंने मौलिक अधिकार पढ़ाया था तो वहां पर एक आर्टिकल मैंने यूज किया था कि वहां रिट जारी करने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 32 भूल गए क्या बेटा? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स। कहने का तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में, और वो 5 तरह की रिट उन्होंने जारी किए करना बताया था। कौन मुझे नाम बताना चाहेगा? हाथ उठा के बताए। हाँ ठीक है, बाकी क्या क्या करने आया यहाँ पर? अभी घुइयां का मौसम नहीं आया, तो मैं घुइयां छिलिया लेता। भूल गए रिट उट सब भूल गए क्या? एक दो तो नाम पता होगा। परमादेश नाम सुना? हाँ याद आ रहा है कुछ? फिर बहुत सारे बेटा, परम देश दे सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण दे सकता है, प्रत्यक्षीकरण दे सकता है, प्रतिषेध कर सकता है, उत्प्रेषण कर सकता है, और अधिकार पृच्छा लिखा होता, कहीं कहीं पृच्छा होता। ये 5 तरह के रिट होते हैं। पेपर में बेटा पूछा करते हैं कि कौन से रिट हैं या नहीं है, फिर आप मेरी तरफ देखेंगे, फिर मैं आपकी तरफ देखूंगा, फिर मन में बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें बोलूंगा जो मैं बोल नहीं सकता, फिर आप सुनने लायक वो होंगे नहीं बातें तो आप कान दबा लेंगे। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छ, ये सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है केवल और केवल कहां पर? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में। बेटा समझ लो, थोड़ा कम बोल, टोकना नहीं तो मार खाओगे आप। और रिट जारी करने की जो पावर होती है हाई कोर्ट के पास, वो किसी भी मामले में कर सकता है, किसी भी मामले में। इसका तात्पर्य होगा कि वो फंडामेंटल राइट्स के अधिकार के अलावा भी अन्य प्रकार के केस में भी ये रिट जारी कर सकता है। तो कभी कभी एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया करता है कि रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा है या उच्च न्यायालय के पास ज्यादा है? तो किसके पास ज्यादा है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय किसी भी मामले पर रिट जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक छोटा ही सही, सिर्फ फंडामेंटल, इसके अलावा वो किसी भी प्रकार के रिट नहीं जारी कर सकता। ठीक, इतना याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कम है पावर रिट जारी करने में और हाई कोर्ट के पास ज्यादा। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये मैं सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। जो आप भूल गए हैं ये आपकी गलती, लेकिन आपको कुछ शब्द ना समझ में आ रहे तो जल्दी बता दो कि कौन सा बता दो। सारे बता दो? मैं सारे नहीं बताऊं। उत्प्रेषण और परमादेश और शांत रहो, फिर जितना शांत रहोगे उतना पढ़ा दूंगा।
यदि शोर मचाओगे तो मैं कुछ नहीं, मैंने ऐसे ही लिखवा के भाग जाता। देखिए परम आदेश का मतलब होता है हम आपको आदेश देते हैं, सिंपल सी बात है। परम का मतलब होता है सुपर, आदेश का मतलब ऑर्डर देना। सबसे सुपर आदेश देते हैं कि आप ये काम करिए अन्यथा आप पर कार्रवाई हो। मान के चलिए आपको मैंने एक अधिकार पढ़ाया है, सोने का अधिकार, ठीक, लेकिन किसी कारणवश आपकी बगल में एक मैरिज हॉल खुल जाए, घर के बगल में जस्ट, और वो फिर डीजे बजाए, भोजपुरी गाने सुने, और 10 बजे के बाद भी बजा रहा है। एक बार आप पुलिस वाले को बोल देंगे तो डीजे बंद करवा देंगे। 10 बजे के बाद कोई भी बजाने का अधिकार ही नहीं होता, क्योंकि वो रात हो जाती है। यदि फिर भी ना सुने तो आप पढ़े लिखे हैं तो डायरेक्ट आप कहां जाइए, हाई कोर्ट, कहिए कि मुझे सोने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि आपको पीसफुल चाहिए वो सोने के लिए, और चूंकि बगल में वो कान फोड़ रहा है। एक बार क्या हुआ, मैंने ऐसे ही धमकी दी थी, मुझे तो पता सारा चीज। एक जगह था जहां मैं पहले उस साइड रहता था, वहां बगल में था खुले मैरिज हॉल, वो रात में बजाए। एक बार मैंने प्यार से समझाया, दूसरी बार मैंने उसे हड़का के समझाया। मैंने कहा नंबर दो, तुम अपना नंबर लिया। मैंने कहा 10 बजे के बाद यदि तुम्हारा बजा तो तुम्हारा पहली बात मैं डीजे उजे सारा हटवा दूंगा। कहता ऐसा, मैंने कहा देखो तुम्हें जितना भी पावर लगाना लगा ले, कोई उखाड़ कुछ नहीं पाओगे। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है बाबा रामदेव केस में, सुनो, सोने का अधिकार, यदि तुमने थोड़ा सा भी टेम्पा किया तो मैं डायरेक्ट हाई कोर्ट जाऊंगा। बस कह दिया, चच्चा रहते हैं हाई कोर्ट में, भले कौन से चच्चा, हमें क्या मालूम, हाई कोर्ट में है, लॉयर है, कोई भी चच्चा हो, कौन सा नाम पूछने लगे, नाम भी पूछे, पड़ोसी के नाम बता दो, कौन सा हो तुम्हें जानता है यार। इतना हड़का दो कि अगली बार जब मैं जाता हूँ, बंदे ने तब से 10 बजे के बाद यदि थोड़ा सा भी लाउड हुआ फोन कर देता हूँ, अभी तक बंद नहीं हुआ, 5 मिनट के अंदर बंद करवा देता। आपके पास अधिकार है, और सब कोई डरता है हाई कोर्ट, पुलिस से, पर आप दम तो रखिए धमकाने का। पढ़े लिखे होंगे तो आपसे डरेगा व्यक्ति, आप तो कहेगा ऐसा है, मार के भगा देंगे, थोड़ा जाओ तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, बताओ क्या करना है, अभी फोन लगाएं। थोड़ा पढ़े लिखे होगा तो कह दो उन्हें कि देखो टाइम होता है 10 से 6 बजे का, सोने का टाइम होता है, ऐसे साइलेंट आवर घोषित कर रखे हाई कोर्ट ने। यदि तुमने थोड़ी सी भी नॉइस पोल्यूशन किया तो पहली बात तो मैं जो अधिनियम है, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 की जो धारा ना आती हूँ, 2-4 बता दो जबरदस्ती, कह देना LLB पढ़ रहा हूं, जबरदस्ती बढ़ाओ। लॉयर से हर व्यक्ति डरता है, एक चीज याद रखिए, LLB जो किए होता है व्यक्ति से हर व्यक्ति डरता है। आप बता दीजिए LLB से हूं या लॉयर कर रहा हूं, पुलिस वाले आपसे बदतमीजी नहीं करेंगे, यदि करेंगे तो उन्हें मालूम है कि वो कहां तक घसीट लेगा, मुझे नौकरी भी खा जाता लॉयर। तो परम आदेश का मतलब ये होता है कि हम कोई भी आदेश दे सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है, मान के चलिए आपके एरिया में आपके बाहुबली ने आपको जबरदस्ती पकड़ लिया, या पुलिस वाले ने बिना बताए आपको पकड़ लिया, बिना नोटिस के। होते ना पुलिस वाले गुंडा ही झाड़ते रहते हैं, हम तुम्हें जेल में डाल देंगे और कहेंगे कि ये वाला केस लगा देंगे। तो हाँ वो लगा सकता है, झूठे केस लगाते हैं, पर यदि वो आपको पकड़ के ले जाए ना, वो एंट्री दर्ज कराए, मतलब एक होती है स्टेशन में एक एंट्री बुक होती है कि मैं इस बजे इस कैदी को इस नाम से लेकर आया और ये लेने गया था, एंट्री दर्ज करनी पड़ती है। मान चलिए वो एंट्री भी दर्ज ना करे, कुछ भी ना बताए कि हम क्यों पकड़ कर आए, और जेल में बंद किए 2-3 दिन से, तो इस केस में आपके पास यह अधिकार होता है कि आप बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब जो बंद व्यक्ति हो उसे प्रत्यक्ष दिखाने का अधिकार। तो डायरेक्ट कहिए कि छोड़ दो, ना छोड़े तो डायरेक्ट हाई कोर्ट जाओ, वहां से कहो एक रिट जारी कर दीजिए सर बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो वो रिट ये वाली जारी कर। बंदी प्रत्यक्षीकरण मान के इसलिए आपके बाहुबली ने आपके इलाके में आपको पकड़ लिया, बाहुबली तो बाहुबली होता है, उसे किस चीज का डर, पर उसे भी इस चीज का डर। हाई कोर्ट ने यदि कह दिया कि बाहुबली साहब आप उस बंदी को हाई कोर्ट में पेश करिए, जिंदा है मर गया पता चल जाएगा, और जैसे ही पेश करेगा उसको पकड़ लेंगे, बाहुबली बाहुबली होगा। प्रतिषेध का मतलब होता है, ये कोर्ट में यूज होते हैं, प्रतिषेध और ऑपरेशन। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना,
मान के चलिए कोई हाई कोर्ट अपनी अधिकार क्षेत्र से ज्यादा या अपनी पावर से ज्यादा कोई काम करने का प्रयास कर रहा हो तो ये रिट जारी कर दिया जाता है कि आप ये काम मत कीजिए। या लोअर कोर्ट होते हैं। उत्प्रेषण का मतलब होता है कोई केस मंगा के उसे सॉल्व कर देंगे। उत्प्रेषण का मतलब होता है हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में कोई केस पड़ा हुआ तो उसको मंगा लिया जाता है और फिर उसे सॉल्व कर लिया जाता है ताकि वो अधिकारता बनी। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि मान के चलिए अभी आपने सुना होगा कि बिहार में एक आईपीएस घूम रहा था और इस समय बढ़िया छाया हुआ बंदा। मान के चलिए आप किसी ऑफिस में गए, सबसे ज्यादा बैंक वाले परेशान करते है ना। मान के चलिए आप पासपोर्ट ऑफिस गए पासपोर्ट बनवाने, आप पहली बार गए थे, आपको डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे बता दिए, आपने जमा कर दिए, फिर भी वो 4 तरह के बहाने बना रहा है, नहीं ये करो वो लेकर आओ ये लेकर आओ उसका कागज लेके आओ उसका कागज लेकर आओ। कह दो कि तुमने रिट नहीं पढ़े क्या? अधिकार परीक्षा बताओ उसे कि देखो लाला जो डॉक्यूमेंट्स तुमने मांगे हमने दे दी, अब यदि तुम बिना देरी किए काम करोगे तो हम डायरेक्ट जाएंगे अधिकार परीक्षा आपके खिलाफ निकलवाएंगे, फिर आप हाई कोर्ट में जवाब दीजिए कि हमने किस अधिकार से आपका इतने दिन का डिले कर रखा। कोई भी काम डिले करने का अधिकार ही नहीं होता, लोगों को पता नहीं है तो लोग डिले बहुत करवा लेते हैं। अधिकारी का काम क्या है? आपके पास कागज आया वेरीफाई कीजिए आगे बढ़ाइए, ये थोड़ा कि फाइल दबा लीजिए, ठीक है। लेकिन क्या लगता है कि आपको ये सारे पढ़ने के बाद आप किसका यूज कर पाएंगे? आपके पास यूज करने के लिए थोड़ा जिगरा चाहिए, क्योंकि हड़काने में भी एक ताकत लगती है, ये नहीं कि पीछे पर हम तुम्हारे खिलाफ, अंदर से भले आप फेफड़े फड़े फटे जा रहे हो पर सामने लगना नहीं चाहिए हमारी ऐसी तैसी कर डालेंगे, जो भी करना हो कर लो। जब किसी से लड़ जाओ ना तो उसे अपनी बातों से इतना डरा दो कि लगे कि हाँ सच में यार कुछ ना कुछ कर ही लेगा। ये नहीं कि इतना हवा में ना उड़ो, मान के चले करना पड़े तो कर भी देना, देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। लिखो ये सब हम इंटर में किया करते थे, बहुत हड़काया, मास्टर हमसे खूब डरते। विद्या मंदिर का एक रूल था कि कोई भी मास्टर आएगा तो सबसे पहले उसका पूजन होगा बच्चों के द्वारा, और विद्या मंदिर के हर मास्टर को मारा जाता और उसे हमेशा सीढ़ियों के पास मारा जाता था। वहां से बच्चे आए यहाँ से आए मोड़ था बढ़िया, अवकाश से रहना बस। हर मास्टर को मारा गया, कुछ एक दो को छोड़ दिया गया। उसको तो बहुत मारा था एक बच्चे ने, क्लास के अंदर मारा। तो मैं ये सारे नहीं लिखवाऊंगा बेटा, मैं ये सारे पढ़ा चुका हूं, मैंने समझा दिया है, मैं रेट भर लिखवा रहा हूं, लिखो। नहीं पढ़ा है चलो फिर लिख लो, हल्ला नहीं मचाना। लिखो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत निम्न प्रकार की रिट जारी कर सकता है, निम्न प्रकार की रिट जारी कर सकता है। पहला लिखो नीचे से, निम्न प्रकार की रिट जारी कर सकता। पहला लिखो परमादेश रिट तब जारी की जाती है जब किसी प्रकार के आदेश का उल्लंघन हो रहा हो, आदेश का उल्लंघन हो रहा हो, तो उसे उस आदेश के पालन करवाने हेतु, तो उसे उस आदेश का पालन करवाने हेतु जारी की जाती, जारी की जाती।
दूसरा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट तब जारी की जा सकती है जब किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से पकड़ के रखा गया है, अवैध तरीके से पकड़ के रखा गया है, तब उसे प्रत्यक्ष उपस्थित करने के लिए, तब उसे प्रत्यक्ष उपस्थित करने के लिए जारी की जाती है। अगला तीसरा लिखो, प्रतिषेध, प्रतिषेध न्यायिक मामलों में, प्रतिषेध न्यायिक मामलों में जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति या संस्था, व्यक्ति या संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही होती है, व्यक्ति या संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही होती है, तो उसे रोकने के लिए इसे जारी किया जाता है, तो उसे रोकने के लिए इसे जारी किया जाता है। चौथा, उत्प्रेषण रिट, उत्प्रेषण रिट भी न्यायिक मामलों में ही, उत्प्रेषण रिट भी न्यायिक मामलों में ही जारी की जाती है जब कोई मामला संस्था या व्यक्ति के पास होता है, संस्था या व्यक्ति के पास होता है, तो उसे उच्च न्यायालय अपने पास मंगवाकर समाधान करता है, समाधान करता है और अंतिम अधिकार प्रेक्षा, ये वाला प्रेक्षा लिखना पेपर में, ये वाला आता है प्र, नीचे वाला प्र, प्रच्छा, कहीं कहीं प्रेक्षा होता है। अधिकार प्रेक्षा रिट किसी व्यक्ति को अपने अधिकार क्षेत्र बताने के लिए, किसी व्यक्ति को अपने अधिकार क्षेत्र बताने के लिए जारी की जाती है, जारी की जाती है।
जारी की जाती। हेडिंग डालो अभिलेख न्यायालय। हेडिंग डालो बेटा, ये अंतिम है, फिर इसके बाद छोड़ दूंगा। ये आपके व्यवहार पर तय होगा। देखिए, अभिलेख न्यायालय में आपको पढ़ा चुका हूं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में कौन सा आर्टिकल यूज होता है? 129। बेटा दो अभिलेख न्यायालय हैं, इनको याद रखो आर्टिकल के साथ, पेपर में आते हैं, फिर हमसे मत लीजिए। हाई कोर्ट में 215 और सुप्रीम कोर्ट में 129। अभिलेख न्यायालय का मतलब सिंपल सा ये होता है, साधारण भाषा में ये होता है कि इनके द्वारा कही गई कोई बात या दिए गए कोई भी निर्णय अपने से नीचे जितने भी कोर्ट होंगे सभी के लिए मान्य होंगे। यदि सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि जीवन साथी चुनने का अधिकार है हर व्यक्ति के पास, तो हाई कोर्ट भी इस बात को मानेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी मानेगा। ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिनाई नहीं कर सकता। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कह दी कि व्यक्ति को रेयर केस में ही मृत्युदंड की सजा दी जाए, तो इस आदेश को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी ध्यान रखेगा, हाई कोर्ट भी ध्यान रखेगा, और जो भी अन्य जुडिशियल संस्थाएं वो भी ध्यान। अभिलेख का मतलब होता है कि इनके दिए गए कोई भी आदेश इनके नीचे सभी के लिए एक कानून की तरह काम करेंगे। अभिलेख का मतलब ये। लेकिन अभिलेख में ही एक सब क्लॉज और है कि इन्हें अपनी अवमानना में दंड देने का अधिकार होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, नाम सुना? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवहेलना करना। कहने का सिंपल सा तात्पर्य होता है, यदि आप किसी भी प्रकार लिखकर, बोलकर या किसी भी माध्यम से दिए गए निर्णयों की, कोई केस आता है, सुनवाई होती, जजमेंट आ जाता है, इसके बाद उसकी चर्चा करते हैं लोग कि अच्छा है, बुरा है, कुछ भी है। कुछ लोग उसकी किताब बना के निकाल देते हैं, कुछ लोग टीवी डिबेट करने लगते हैं, कुछ लोग न्यूज़पेपर में छाप देते हैं। तो यदि आप सकारात्मक तरीके से, मतलब उसके पक्ष और विपक्ष दोनों को ध्यान में रखते हुए यदि ऐसी कोई बातें करते हैं या रखते हैं, तो अवमानना नहीं लगती। लेकिन यदि आप सिर्फ उस पक्ष के विरोध में ही सब कुछ कहे जा रहे हैं, तो आप पर वो आर्टिकल के तहत अवमानना का मुकदमा दर्ज हो सकता है। अवमानना का मतलब होता है कि हम आपकी बात नहीं मान रहे, मैं आपको कोई आदेश दूं, आप कहें नहीं, तो मैं जो करना हूं कर लूं, फिर मैं क्या करूंगा? आपको पनिशमेंट दूंगा किसी तरह की, छोटी से लेकर बड़ी तक। मतलब आप क्लास की अवमानना नहीं कर सकते। मैं कह दूं कि परसों आपका टेस्ट है, तो मैंने एक तरह से कह दिया, आदेश दिया, आप ये तो नहीं कहेंगे नहीं हम टेस्ट नहीं लोगे मास्टर, तुम बाहर मिलो तो मैं गंजा कर देंगे, ऐसा तो नहीं कहोगे ना। यदि कहोगे तो बेटा तुमसे बड़ा वाला हूं, बहुत मारू पकड़ेगा। ठीक है। दूसरा और टाइप होता है इसमें कि यदि कोई किसी दिए गए निर्णय को आप नहीं मानते, जैसे कोर्ट का ऑर्डर आया कि आपको ये घर खाली करना, यदि आप नहीं मान रहे या अधिकारी उसे लागू करवाने में सक्षम नहीं है, तो भी उस पर अवमानना का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इसलिए सारे अधिकारी कोर्ट के आदेश से डरते हैं कि उन्हें मालूम है यदि अवमानना का मुकदमा हम पर एक बार दर्ज हो गया तो हमारे कैरियर खराब हो जाएगा। अवमानना का मतलब यही हुआ ना कि आप कैपेबल नहीं है अपनी ड्यूटी निभाने में। मान के चलिए एक एसआई को कहा गया कि आप इस क्षेत्र में, मान के चलते हैं कि इस क्षेत्र में कोई दलित व्यक्ति है, उसको प्रोटेक्शन देना है ताकि अन्य व्यक्ति उस पर उसका शोषण ना कर सके, जमीन ना कब्जा सके। एसआई को आदेश मिल गया, एसआई को
उस आदेश का क्रियान्वयन करना ही होगा। यदि वो नहीं कर पाता, तो यदि गलती से वो पुनः चला गया, तो उस पर क्या हो जाएगा कि हमने आपको आदेश दिया, आपने आदेश का पालन नहीं किया, तो हम स्वयं, कोर्ट स्वयं कर देता कि हम तुम पर खुद अवमानना के केस चलाएंगे। तो इसलिए हर अधिकारी कोर्ट के निर्णय से डरता है। इसलिए जब भी देखा होगा कि कई बार अधिकारी उग्र हो जाते हैं और कहते हैं कि सरकारी काम में बाधा डालोगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। सबसे बड़ा पावर होता है अधिकारी के पास। उनसे यदि बहस करने जाओ ना, तो बोल देंगे कि सरकारी कर्मचारी हूं मैं, अपने आदेशों को मतलब मैं ड्यूटी टाइम में, और यदि मेरे काम में यदि बाधा डाला तो मैं तुम्हें जेल में भेजने का अधिकार रखता हूं। और सच में वो रखता है। ठीक है, तो इसलिए अधिकारी के पास ये पावर होती है। जब कोई इससे बहस करने लगता है, मान के चलिए वो बुलडोजर लेके पहुंचा कोर्ट का आदेश लेकर कि हमें आपकी ये वाला फ्लोर नीचे का तोड़ना है, आप उससे भिड़ जाओ, आपका घर है, चूंकि आपके इमोशन जुड़े होंगे तो आप उससे लड़ने लगोगे। लेकिन आपको मालूम है कि हाँ, हमने 10 फीट हमने रोड स्वयं कब्जा कर रखी थी, आपको मालूम है, फिर भी आप जबरदस्ती लड़ो, तो ये तो गलत है ना। या फिर आप खुद तोड़ दो या फिर आप फिर तोड़वाओ जाएंगे। जैसे यहां पर कालू कुआं में क्या हुआ, रोड चौड़ीकरण हुआ, सबने अपना अपना घर तोड़ा है, क्योंकि सबको मालूम था कि हम ज्यादा बनाए हैं, तो सबने प्यार से अपना अपना तोड़ दिया। देखो कितना बड़ा चौराहा दिखता है, सोचो कितना कब्जा किए हुए थे। बढ़ा लेते ना। आपका घर देखिए, हमारे भारतीय परंपरा है, जैसे हमारा घर है, हम मैं ही देखता अपने घर की बात बताऊं, ये घर हमारा है, पर इसके बाद 2-4 कदम भी हमारा घर है, वो लिपाई पुताई हो जाती है, ये हमारी बॉर्डर सीमा है, इसके आगे भी हमारा घर है। बस इसके बाद छोड़ रहा हूं, लिखो इसको। अनुच्छेद 215 के तहत, अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय की तरह काम करता है, अभिलेख न्यायालय की तरह काम करता है। इसमें 2 तरह के मुद्दे होते हैं, इसमें 2 तरह के मुद्दे होते हैं। पहला लिखो, उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी आदेश, उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी आदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी आदेश सभी न्यायालय में एक कानून की तरह मान्य होगा, एक कानून की तरह मान्य होगा। दूसरा, अपनी अवमानना होने पर, अपनी अवमानना होने पर वह दंड देने का भी अधिकार रखता है, दंड देने का भी अधिकार रखता है। जो दो प्रकार का हो सकता है। सिविल और क्रिमिनल, सिविल और क्रिमिनल, सिविल और क्रिमिनल। ठीक है, तो कल हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ेंगे, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप हाई कोर्ट अच्छे से एक बार पढ़ लें, यदि कोई डाउट हो तो फिर पूछ लें। ठीक है, ये आपका काम।